जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आप ज़रूर से जुड़े, जिसका लिंक आपको वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आप लोगों में किसी के पास भी बिहार सेट का जो एग्ज़ाम अभी हुआ है पीजीटी का, अगर हो तो सेंड ज़रूर कीजिए टेलीग्राम पर। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उत्पादन बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति से आपका क्या मतलब है? तो उत्पादन बाजार में पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा जब रहेगी तो वह VMP बराबर MRP के होता है। अगला है, धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विनिमय के माध्यम के रूप में धन काम करता है, मूल्यों के मानक के रूप में, भुगतान के साधन के रूप में और मूल्य भंडार के रूप में करता है। तो यहाँ जो है सभी हो जाएगा। अगला है, शास्त्रीय उदारवाद की पुनर्विचार और पुनर्स्थापना पर आधारित विचारधारा का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो शास्त्रीय उदारवाद पर जब पुनर्विचार किया जाता है तो उसको हम नव उदारवाद के नाम से जानते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए योगदान नहीं है या जिम्मेदार नहीं है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर है, एसिटिलीन जो है हमारा नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। अगला है, वैश्वीकरण के युग में शहरीकरण और औद्योगिकीकरण भारत में कृषि वर्ग का विस्थापन हुआ है। तो सही है। राज्य के द्वारा जो भूमि अधिग्रहण के कारण जो है कृषकों का विस्थापन होता है। तो यह भी कथन सही है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच कराना है। तो महिला दिवस जो मनाया जाता है वो अपना 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। एड्स दिवस आपको पता होगा कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत क्षरण दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन एक पर्यावरण आंदोलन था। तो इससे आपके चंडी प्रसाद और सुंदरलाल बहुगुणा जो है जुड़े हुए हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए बी। मेधा पाटकर जो जुड़ी हैं वह नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित नामों में से जैव विविधता के किसे कहा जाता है जनक के रूप में या पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह ईओ विल्सन है जिन्होंने जनक के रूप में जाना जाता है। और इस शब्द को क्वाइन करने का जो है वो कोई अदर थिंकर है, उन्होंने क्वाइन किया था इसको अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो पांडुरंग हेगड़े जो हो जाएंगे वह एपिको आंदोलन से। एसी मेहता जो है गोल्डन मैन कहे जाते हैं, पर्यावरणीय पुरस्कार। मारीमुथु योगनाथ जो है वह जुड़े हैं पर्यावरण अयोध्या से। और अमृता देवी जी हैं जो बिश्नोई समाज से आती हैं, तो वे भी पर्यावरण आंदोलन से ही संबंधित है। तो इन्होंने बिश्नोई आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का 3rd, बी का 1, सी का 4 और डी का, तो ऑप्शन 1 हमारा ही सही हो जाएगा।
अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो एक ऑप्शन से ही बन जाएगा यह कि सोशियोलॉजी ऑफ डिजास्टर जो पुस्तक है वह थॉमस ई ड्राबेक से जुड़ा हुआ है। उसके बाद एनवायरमेंटल जो सोशियोलॉजी है, तो एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी की बात करते हैं। कौन? जेफरी सी सैच जेफरी सी सॉरी एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी की बात करते हैं जॉन हनिगन, और द एज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है जेफरी सी सैचे के द्वारा। और रामाहुजा की पुस्तक तो आप सभी को पता होगा, हम लोग खास करके प्रेफर करते हैं BA में सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन है। तो इन्वायरमेंटल डिजास्टर की बात कहते हैं ड्राबेक, इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी की बात की है जॉन हनिगन ने, और उसके बाद द एज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं सच, और द सोशल प्रॉब्लम की बात करती हैं राम आहूजा जी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3rd। अगला है IOS 14,001 का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? तो IOS 14,001 का जो संबंध है वह पर्यावरणीय प्रबंधन से संबंधित है। अगला है चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन आपका पर्यावरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से नामों में से किसके द्वारा दी सोशियोलॉजी ऑफ डिजास्टर पुस्तक लिखी गई है? तो यह थॉमस ई ड्राबेक के द्वारा लिखी गई है। और सेम आंसर देखिए जो वहाँ पे थे वही यहाँ पे दे दिया गया ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। अगला है कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न रोकथाम प्रतिबंध अधिनियम जो कब लाया गया? तो अधिनियम बनाया गया था 2013 में, और लागू कब हुआ था? तो 2014 में लागू हुआ था। अगला है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? तो पिछड़ा जो वर्ग आयोग था वह काका कालेलकर का था। किसका? काका कालेलकर। तो इन्होंने 1953 में जो है इसका गठन किया गया था, और 57 में इसने रिपोर्ट दी थी। इसके बाद इसके रिपोर्ट या सिफारिशों को जो है सरकार ने नहीं माना था। उसके बाद BP मंडल आयोग जो है लाया गया था, जिसका आधार पर BP मंडल के सिफारिश के आधार पर ही 27% आरक्षण OBC कैटेगरी या पिछड़ा आयोग को वर्ग को जो है मिलता है। अगला है मॉर्गन के अनुसार परिवार के विभिन्न उद्विकासी क्रम क्या था? तो पहले तो देखिए इसमें एक विवाह पहले दे दिया तो ये नहीं होगा, समूह विवाह पहले दिया ये भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आता है रक्त विवाह, उसके बाद समूह विवाह, उसके बाद सिमडेस्मियन परिवार, उसके बाद पितृसत्तात्मक। इसमें देखो एक विवाह ही सबसे लास्ट में रहेगा, इसलिए ये भी नहीं रहेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा D कि पहले आएगा रक्त संबंधी परिवार, जहाँ स्वच्छंद यौन क्रियाएं होती थी। समूह विवाह, एक समूह का दूसरे समूह के सारे लड़के लड़कियों का विवाह होता था। सिंडेस्मियन परिवार होता था। उसके बाद पितृसत्तात्मक परिवार आया, फिर मातृसत्तात्मक और एक विवाही। और देखा जाए तो इनका जो इन्होंने प्रॉपर दिया है उसमें इन्होंने मातृसत्तात्मक की चर्चा नहीं की है, लेकिन यहाँ पे भाई छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी डाल दी है। आपको यहीं कहीं भी बुक में ये नहीं मिलेगा, लेकिन डाल दिया तो डाल दिया। तो यहाँ राइट आंसर D हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दिए गए कोड के अनुसार। तो देखिए प्रकारवादी हैं GP मर्डॉक, मार्क्सवादी हैं तो ये अपने फ्रेडरिक एंजल को मार्क्सवादी मान सकते हैं। उत्तर आधुनिक हैं, उत्तर आधुनिक जो हैं वह जूडिथ स्टेटिस हैं। और रेडिकल लिबर्टी नारीवादी, नारीवादी कौन है? तो यह गेल रूबिन है। तो A का 3rd, B का 4, A का 3rd, B का 4, C का 2nd और D का हमारा 1 हो जाएगा। 3rd ऑप्शन सही है।
एक बार फिर से देख लीजिए, प्रकारवादी मॉडर्क, उसके बाद मार्क्सवादी एंजल्स, उत्तराधुनिक जूडिथ स्टेटिस, और रेडिकल जो है रेडिकल लिबर्टियन नारीवादी गेल रूबिन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला संगठन राजनीतिक दलबंध से संबंध नहीं है? तो अखिल भारतीय लोकतंत्र महिला संघ जो है राजनीतिक दलबंध से संबंधित नहीं है। विमोचना है दुर्गा वाहिनी और महिला कांग्रेस ये राजनीतिक दल से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नातेदारी व्यवहारों में दूरियों का कारण है? तो पारिवारिक विघटन भी होता है, प्रवास भी, सामाजिक परिवर्तन और विवाह प्रथा के द्वारा परिवर्तन भी होता है। तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे जो नातेदारी व्यवहारों में दूरियों के कारण हो सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का संबंधित कार्य नहीं है? तो यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है। तो सामाजिक नियंत्रण का काम करता है परिवार, सामाजिकरण का काम करता है, सामाजिक सुरक्षा का काम करता है, लेकिन उत्तराधिकार और संविभाजन का नहीं करता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए डी। एक तरह से देखा जाए तो उत्तराधिकार भी परिवार में ही रहता है, लेकिन यहाँ पूछा है महत्वपूर्ण कार्य नहीं है परिवार का। तो बेसिक कार्य क्या होते हैं? सोशल कंट्रोल, बच्चे का सामाजिकरण करना और सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करवाना उसको। अगला क्या है, बाल न्याय अधिनियम 2015 कब लागू किया गया? तो बाल न्याय अधिनियम जो है 2015 जो लागू किया गया था वह 15 जनवरी 2016 को लागू किया गया है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी 2016। एक मिनट की इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, चलिए कन्फ्यूजन था कि 15 जनवरी होगा या 26 जनवरी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह 15 जनवरी 2016 है, जब इम्प्लीमेंट हुआ था अर्थात लागू हुआ था। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें से तब पहले जो प्रोग्राम आपको पता है उसको कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन, तो डी का जो है हमारा सेकंड हो जाएगा ऑप्शन। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जो है 1995 में आया था। उसके बाद नेशनल पॉलिसी फॉर एल्डर्स पर्सन जो है 1999 आया था। और NPHCI जो है 2010 से 2011 में आया हुआ है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। गोत्र बहिर्विवाह में जो अंतर विवाह करने वाली जाति के अंतर्गत एक सामान्य वंशक्रम होते हैं, यह किसने कहा है? तो गोत्र बहिर्विवाह समूह है, जबकि अंतर विवाह करने वाली जाति के अंतर्गत एक सामान्य वंशक्रम होता है। तो इसका कथन जो है के.एम. कपाड़िया ने कहा है। अगला है, सर्वप्रथम संधारणी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा कब आई? तो सर्वप्रथम जो इसकी चर्चा की गई थी वह 1987 में की गई थी। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वह उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है, निम्नांकित तकनीकी क्रांति के कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो सबसे लेटेस्ट में आया था हमारा जैव प्रौद्योगिकी, तो डी जहाँ लास्ट में है तो हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे पहले हमारा कौन सा आया था? तो सबसे पहले हमारा मुद्रण आया था। क्या? मुद्रण, बी। तो BCA कहाँ पे है? BCAD, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। कि पहले तो मुद्रण क्रांति आया, उसके बाद औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद हरित क्रांति आई और लेटेस्ट में जैव प्रौद्योगिकी क्रांति आई है। अगला है, सब्जी उत्पादन प्रणाली में बेजी किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो वेजी जो है नासा,
नासा ने अंतरिक्ष में सब्जी का उत्पादन किया था। जो सब्जी का उत्पादन हुआ था वो शायद आलू हुआ था। तो नासा ने के का वैज्ञानिक ने जो है किया था, तो ये भी सही है। इसके अलावा चाइना के वैज्ञानिकों ने भी अंतरिक्ष में सब्जियां उगा चुके हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करता है? तो यह प्रश्न जो है रिपीट कर गया है, तो एसीटिलीन। अगला है, किस देश में शोधकर्ता ई स्किन विकसित की जो विकलांग व्यक्तियों को स्पर्श का अनुभव करने में मदद कर सकती है? तो यह यूएसए है कि एक विश्वविद्यालय ने जो है इसका विकास किया, जो कि विकलांगों के लिए एक स्किन के रूप में कार्य करता है, जो कि उनके नेचुरल स्किन की तरह ही रहता है। अगला है, किसने कहा कि किसी समाज के पास जितनी अधिसूचना और प्रौद्योगिकी होगी वह उतना ही उन्नत होगा? तो जिसके पास जितनी अधिक सूचना होगी वह उतना ही उन्नत होगा। यह कथन जो है गेहरार्ड लेस्की की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता? तो SLO इंजेक्शन जो है साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता है, ये ड्रग के अंतर्गत आता है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, लॉजिक बॉम्ब और कार्ड अटैक, ये जो है साइबर अपराध है। अगला है, सुमेलित करना है। तो इसमें सबसे लेटेस्ट कौन सा आया है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आई है वह 21वीं शताब्दी में आई है। और सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना पेपर मिल पवन चक्की है, जो कि मध्यकालीन में आया था। कपड़ा खनन और धातु कर्म हमारा 18वीं शताब्दी में, और परिवहन निर्माण जो है हमारा 19वीं शताब्दी में आया है। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अगला है, वर्चुअल कम्युनिटी। ये भी कई एग्जामों में पुस्तक पूछी जा चुकी है कि वर्चुअल कम्युनिटी की आखिर बात चर्चा किसने की है? कई बार पूछी गई। तो हावर्ड रेनगोल्ड, नेट में भी 1-2 बार पूछी जा चुकी है पुस्तक। अगला है, CRISPR क्रिप्सर कॉस 9 एक उपकरण है जो उपयोग जीवित जीवों के किस अणु को संपादित करने के लिए किया जाता है? किसी अणु को संपादित करने के लिए किया जाता है। यह संबंधित है, तो यह DNA से संबंधित है। किससे? DNA से संबंधित है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए, ब्रह्म समाज की जो बात की है वह राजा राम मोहन राय ने किया। 1 मिनट, ब्रह्म समाज की बात करते हैं राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की बात करते हैं दयानंद सरस्वती। उसके बाद प्रार्थना समाज की बात करते हैं, क्या कहते हैं, आत्माराम, डॉक्टर आत्माराम। और जो है लास्ट में हमारे स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद के गुरु जो थे रामकृष्ण थे, इसलिए उन्होंने उनके नाम पे जो है एक मिशन लॉन्च किया था या समाज संस्था की स्थापना की। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज आत्माराम और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सांस्कृतिक व्यवहार के व्यक्त और अव्यक्त पैटर्न जो प्रतीक के रूप में उपार्जित और संप्रेषित किए गए हैं, एक परिभाषा है। तो इसमें जो इसका अंग्रेजी वल्चर है, कल्चर कॉन्स्टिट्यूएंस पैटर्न वे ऑफ थिंकिंग, मतलब संस्कृति जो है सोचने का प्रतिमान है, फीलिंग करने का प्रतिमान, रिएक्ट का है, एक्वायरमेंट ट्रांसमिट मेनली बाय सिंबल, प्रतीकों के माध्यम से होता है। तो यहाँ थोड़ा जो इसका वो है ना, ट्रांसलेशन गलत दिया है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा इसका
4 हो जाएगा कि कल्चर जो है किसका, कल्चर जो है फीलिंग, रिएक्टिंग, फील भावनात्मक, रिएक्ट प्रतिक्रिया, विचार और प्रतीकों की व्यक्त क्रियाओं का जो है समुच्चय या प्रतिमान होता है। तो यह कथन जो है क्रोबर और क्लूखॉन की है। तो क्लूखॉन की परिभाषा देखेंगे तो आपको यह देखने को मिल जाएगा कि उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में कहा कि संस्कृति जो है प्रतिमानों का, व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन करता है, व्यवहार प्रतिमान ही होते हैं। अगला है संस्कृत पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया है, अतः यह है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित क्यों होती है संस्कृति, क्योंकि वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी। अगला है सांप्रदायिकता का तात्पर्य होता है। तो सांप्रदायिकता का तात्पर्य होता है धर्म और भाषा के पर आधारित समूह। खास करके सांप्रदायिकता का जो है धर्म से संबंधित होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है मंदिर दिए हैं और कहाँ स्थित है। तो वैष्णो देवी जो मंदिर स्थित है हमारा जम्मू के कटरा में स्थित है। साईं मंदिर शिरडी में स्थित है। सिद्धि विनायक मुंबई में और स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। वैष्णो देवी जम्मू एंड कटरा, साईं मंदिर शिरडी और सिद्धि विनायक मुंबई, स्वर्ण मंदिर अमृतसर। अगला है अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य विशेषताएं क्या है। अनौपचारिक शिक्षा इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, सही है। यह प्राकृतिक रूप से जीवन भर चलता है, यह भी सही है। यह किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है, यह भी कथन सही है। तो यहाँ जो है उपरोक्त सभी सही है। लामबंदी क्या है। सामाजिक लामबंदी, सांस्कृतिक लामबंदी और सांप्रदायिक लामबंदी सभी हो जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि लामबंदी किसी भी रूप में हो सकता है। सामाजिक हो सकता है, मतलब सोशल समूह अपने में लामबंदी कर लें, सांस्कृतिक समूह अपने में लामबंदी कर लें, एक धर्म के लोग अपना एक समूह बना लेते हैं तो उसको भी लामबंदी कहते हैं। अगला है व्यक्तियों के अंतरण और धर्म की स्वतंत्रता है। तो धर्म और अंतरण की स्वतंत्रता व्यक्ति को अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दी जाती है। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो पहला है सांप्रदायिकतावाद। तो सांप्रदायिकतावाद होता है क्या, एक वर्ग को खास फायदा। धर्मनिरपेक्षवाद, धार्मिक समानता से आ जाए। धार्मिक संगठन क्या होगा, तो धार्मिक संगठन हमारा बजरंग दल है। और धार्मिक आंदोलन के रूप में हमें देखा जाता है अयोध्या विवाद। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए का 3rd, बी का 1, सी का 4 और डी का 2nd। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है जब किसी भी अन्य संस्कृति के प्रभाव में जीवन पूर्ण तरीका परिवर्तन करता, संपूर्ण जीवन में परिवर्तन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं। देखिए अगर जब पूरी तरह से जीवन में परिवर्तन होता है तो उसको हम 2 तरीके से देखते हैं। एक तो पर संस्कृति ग्रहण करता है, या तो किसी कल्चर को पूरी तरह से आत्मसात करना, तो एसिमिलेशन भी कहते हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ सेट का जो एग्ज़ाम था उसका पेपर था, ख़त्म हुआ यहाँ पे। अगर इसकी पहली वीडियो आपने नहीं देखी ज़रूर से देखें। अगर हाँ आप में से किसी के पास जो है बिहार की जो अभी हाल में एग्ज़ाम हुई है उसका जो है पेपर हो तो आप सेंड कीजिए, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि जल्द से जल्द हम अपना 1000 का टारगेट पूरा करें। उसके बाद जो है प्रॉपर हम बोर्ड पे क्लासेस करने वाले हैं। जैसे ही हमारा PhD कोर्स वर्क होता है पूरा हो जाएगा उसके बाद से ही हम आप लोगों का जो है डेली टोटल ऑल टू टोटल फ्री आपको सिलेबस हम
यूजीसी नेट का कंप्लीट करा के देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो धन्यवाद।